हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम इज गोइंग टू हेल्ड ऑन द 6 ऑफ मार्च। तो उस पर्पस के लिए मैं आपके जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल आपके सामने लेके आया हूं। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीटली से रिवाइज करेंगे अलोंग विद 100 एमसीक्यू। जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख, ये आपके टोटल 100 एमसीक्यू, ये हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे अलोंग विद द आंसर्स आपके लेक्चर के एंड में। तो एंड तक जरूर बने रहेगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो एग्जामिनर आपसे 2 या 3 एमसीक्यू इसके टॉपिक से पूछता है, आप इसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। तो चलो आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल कब स्टार्ट हुई थी? सर, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी 1857 और एंड में जब हमें फ्रीडम मिली दैट इज 1947। ये 90 साल का सर अंतरकाल था जिसमें हमें लड़ाई करते करते, ब्रिटिशर से लड़ते लड़ते हमने अपना पूरे जी जान लगा दिया और अंत में हमें इसका फल मिला। तो बात होती है पहला वाक्य क्या हुआ, पहली इंसिडेंट क्या हुई 1857 में। तो 1857 का आप सभी को पता होगा, जिसे हम बोलते हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमें पता चला जी जनाब फ्रीडम भी कुछ होती है। तो क्या था आप सभी को बता दूं, डेट 1857 में क्या हुआ था, हमने एक जंग छेड़ी थी। तो वो जंग का कुछ रिजल्ट तो नहीं निकला, क्योंकि उसमें बड़ी ज्यादा डिस्पैरिटीज थी, आप कह सकते हो उसमें बड़े से आप कह सकते हो फ्लॉज थे, जिसके कारण हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। आपसे पूछा जा सकता है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय, तो उसमें मेन रोल अदा करने वाले कौन थे? दैट इज द मंगल पांडे। अब आपसे जो एमसीक्यू उसके रिलेटेड पूछा जा सकता है, हाँ आप सभी को पता तो चल गया सर 1857 का युद्ध में मेन रोल अदा करने वाले थे मंगल पांडे, लेकिन वो कौन से रेजिमेंट के सिपाही थे? दैट इट ही वाज फ्रॉम द 34th रेजिमेंट। अब पूछा जाता है दैट द रिवॉल्ट इज नोन एज द सेवरल नेम्स। ये जो आपका रिवॉल्ट है इसको बड़े नाम से कहा जाता है, दैट द सिपाही म्यूटिनी, द इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट रिबेलियन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब आप सभी को बता दूं, ये जो था रिवॉल्ट थी, हमारी ओर से जो जंग थी, ये क्या होगी? नाकाम होगी। और ब्रिटिशर्स ने इसको नाम दे दिया द सिपाही म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है जस्ट अ प्रोटेस्ट ऑफ सिपाही। सिपाहियों का प्रोटेस्ट था, सिंपल उनका कि हाँ उनका आउटरेज था कि उनका गुस्सा था एक तरह से जो सामने आया। अब क्या हुआ, रिवॉल्ट तो होगी, हम नाकाम भी हो गए। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट आपसे पूछा जा सकता है, सर रिजल्ट निकला आपका जो 1857 का रिजल्ट निकला, इधर क्या हुआ, पहले 1857 से पहले हमारे इधर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, लेकिन अब जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या हो गया? एंड हो गया। ये आपसे पूछा जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था कौन से सन में आपका कैंसिल कर दिया गया, एंड कर दिया गया? सर आफ्टर द रिवॉल्ट 1857। अब वो तो आपका एंड हो गया। अब क्या हुआ, इधर ब्रिटिश क्राउन आया सीधे, और अब इधर कौन रूल करने बैठ गया? ब्रिटिश रूल होने बैठ गया। इंडिया नाउ केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन। द रिवॉल्ट मार्क द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इस एक्ट के तहत हुआ क्या? ठीक है, अब मतलब कि इधर क्या हुआ, ब्रिटिश का राज हो गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के अब ब्रिटिश का राज कर दिया गया। अब होता क्या था 1857 से पहले, मतलब इस युद्ध से पहले होता तो ये था डेट देयर वाज ए पोस्ट गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की इधर पोस्ट हुआ करती थी, तो वो एंड कर दी गई और नई पोस्ट ला दी गई, दैट इज विसरॉय ऑफ इंडिया। मतलब कि 1857 से पहले पहले हमारी पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर जनरल, लेकिन 1857 के बाद हमारी नई पोस्ट आई, दैट इज विसरॉय ऑफ इंडिया। अब आपसे जो इधर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इधर पूछा जा सकता है हु वाज योर लास्ट गवर्नर जनरल? आपके लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर है सर लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 में तो ये खत्म कर दिया। अब लॉर्ड कैनिंग तो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे, लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा हु वाज योर फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया, क्योंकि अब गवर्नर जनरल खत्म हो गया, अब आपका क्या आएगा सर? विसरॉय आएगा। तो पहले विसरॉय भी कौन थे? वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये चीज याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और बड़ा इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हमारा ये युद्ध हो गया। अब युद्ध के बाद जो दूसरा इंसिडेंट होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सभी को बता दूं मेन चीज क्या थी, जो 1857 का युद्ध था जो जिसके कारण हम नाकाम हो गए सर, उसका मेन चीज ये थी कि उसमें हमें कोई हर जगह से एक तरह से साथ नहीं मिला, हमें कोई इकट्ठा करने वाला नहीं था। तो उस चीज को इकट्ठा करने के लिए अब हमारे इधर फॉर्मेशन होती है द पॉलिटिकल पार्टी की, दैट इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपसे पूछा जा सकता है 1885 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड हुई थी, बट बाय हुम, किन्होंने की थी? सो इट वाज फॉर्म्ड बाय द एओ ह्यूम एट द संस्कृत कॉलेज बॉम्बे।
तो आपका आंसर है सर 1885 में एओ ह्यूम जी ने आईएनसी का फॉर्मेशन की थी एट संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। और उस टाइम पे विसरॉय कौन थे सर? उस टाइम पे हमारे विसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, बस आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि एग्जाम आपकी जो 5 या 6 दिन बाद आपका एग्जाम है आपको उसका आंसर आसानी से मिल सके। अभी तक सर हमने क्या पढ़ा? ये पहली पार्टी थी जिसने लोगों को जोड़ा। ये फाउंड किसने की सर? एओ ह्यूम ने एट संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। और उस टाइम पे हमारे जो विसरॉय थे दैट वाज लॉर्ड डफरिन। अब ये क्या था जब ये हमारी आईएनसी बनी? इट वाज जस्ट ए आप कह सकते हो कमेटी ऑफ 72 सोशल रिफॉर्मर्स। और इस टाइम के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने दैट वाज उमेश चंद्र बैनर्जी। और फर्स्ट जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट रहे दैट इज वाज जॉर्ज यूल। और द यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन रहे हैं इनके अभी तक? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एट द एज ऑफ 35। ठीक है, ये एमसीक्यू जैसे पूछा जा सकता है कि आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सर आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बैनर्जी। सर फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूल। और द यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। अब बात आती है आईएनसी की फॉर्मेशन। अभी हमने इसके बारे में आपको और भी डिटेल्स बताऊंगा लेक्चर के एंडिंग में। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जिस्ट दे रहा हूं। क्या है दैट आईएनसी की फॉर्मेशन तो हुई थी। अब आईएनसी का दैट द वंदे मातरम कंपोज्ड इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी वाज अ साउंड ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। द फर्स्ट पॉलिटिकल ओकेजन when it was sung was the 1896 session of the Indian National Congress at Kolkata session। ध्यान से सुनना, हमारा नेशनल सॉन्ग दैट इज वंदे मातरम। ठीक है, इन्हें कंपोज किसने किया था? दैट बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये फर्स्ट टाइम कब संग किया गया था ये बढ़िया पूछा था। उधर आपको स्टेटमेंट हो सकती है विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो आपने याद रखना है ये आईएनसी के सेशन दैट इज 1896 में ये फर्स्ट टाइम संग किया गया था। ये आपने याद रखना है। द फर्स्ट पॉलिटिकल ओकेजन व्हेन इट वाज संग वाज द 1896 सेशन एट कोलकाता में। ये आपका सेशन होता आईएनसी का, वहां पे वंदे मातरम गाना संग किया गया था। अब आगे हम बात करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वाक्य क्या सामने आता है? दैट इज 1901 का विक्टोरियल मेमोरियल। इस टाइम पे क्या हुआ? देखो 1901 अब नई शताब्दी का एक तरह से शुरुआत हुई, 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई। तो हुआ क्या? इस टाइम के विसरॉय थे आपके विसरॉय थे कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। क्वीन विक्टोरिया का हो जाता है निधन। साल का मतलब शताब्दी का स्टार्टिंग में 1901 में उनकी हो जाती है डेथ। He proposed a memorial to be statually edified with a museum where visitors get a glimpse of the marvels of the past. The foundation for the memorial was laid on 4th January 1906 by the Prince of Wales. The building was formally inaugurated and opened for public visit। मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है ये जो आपका मेमोरियल म्यूजियम था, ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था? तो इसके एक तरह से जो इन्होंने स्टोन ले डाउन किया था ऑन 4 जनवरी 1906, लेकिन जब ये फॉर्मली इनॉग्रेट की गई दैट इज फ्रॉम 1921। मतलब आपसे पूछा लगता है जो हमारी क्वीन विक्टोरिया थी उनकी डेथ कब हुई? 1901 में हुई। ठीक है, ये चीज आपने याद। और इस म्यूजियम का फाउंडेशन कब रखा गया? दैट इज इन 1906। और जब बिल्डिंग जो थी फॉर्मली इनॉग्रेटेड, उसे फॉर्मली इनॉग्रेट कब किया गया? 1921 में। अब नेक्स्ट जो आता है दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो जो इंसिडेंट हुआ दैट इज इन 1905 में। आपका वो था जो बंगाल थी उसकी पार्टीशन होगी, आप सभी को पता है। तो बंगाल में एक्चुअली में बड़ी ज्यादा उस टाइम पे स्टेट्स आती थी, एक ही बहुत ही बड़ा प्रदेश था। और आप सभी को पता है इस टाइम पे हमारी जो कैपिटल थी, जो हमारी पहले प्रीवियस कैपिटल हुआ करती थी, ब्रिटिश राज में हमारी कैपिटल हुआ करती थी, दैट इज कोलकाता। अब हुआ क्या? सिंस 1765 द प्रोविंस ऑफ बंगाल विच प्रेजेंट डे में अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल भी उसी में आता था, बिहार भी उसी में आता था, उड़ीसा भी उसमें आता था, बांग्लादेश भी उसमें आता था, असम भी उसमें आता था। तो आप इन सभी स्टेट्स और कंट्रीज को जब जोड़ दोगे तो ये एक कंप्लीटली बंगाल कहलाया जाता था। तो बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था उस टाइम पे। इट वॉज वेरी अ लार्ज एरिया एंड पॉपुलेशन रूज टू ऑलमोस्ट 80 मिलियन। कोलकाता वॉज द कैपिटल एंड ऑल्सो ब्रिटिश इंडिया। देयर वॉज डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रिंग सच अ लार्ज एरिया। मतलब कि 1905 में उन्होंने ब्रिटिश रूल्स ने निर्णय किया कि हम इस जो हमारा बंगाल है उसको 2 हिस्सों में बांट देंगे। जी सर, अब पूछा जाता है कि 2 हिस्से क्या देंगे? इट डिवाइडेड बंगाल इनटू हिंदू डोमिनेटेड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड मुस्लिम डोमिनेटेड ईस्ट बंगाल। मतलब कि इन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। जो वेस्ट साइड था दैट इज हिंदू डोमिनेटेड और जो ईस्ट साइड था दैट इज मुस्लिम डोमिनेटेड। तो ये जो बात थी इसमें क्या हुआ? लोगों में रोष आ गया कि आप हम पे डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, आप हम पे डिवाइड कर रहे हो, बांट रहे हो। देखो उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि हमसे ये संभाला नहीं जा रहा, ये प्रदेश बहुत बड़ा है
ऑब्वियसली बात है, आप देखते हो जैसे कि पॉलिटिकल हमने डिवीजन ही सीखा कि पॉलिटिकल डिवीजन में बांटना क्यों जरूरी होता है, लेकिन अभी आगे पता चलेगा लोगों ने इसमें गुस्सा क्यों दिखाया। सही किया उन्होंने आगे इनकी नीचे नहीं झुके, उन्होंने एंड में 1911 में ये जो पार्टीशन थी उसे कैंसिल भी कराया। ध्यान से सुना आगे कहानी क्या ट्विस्ट लेने वाली है। अभी बस आपने ये चीज याद रखनी है कि 1905 में क्या हुआ सर, उन्होंने एक निर्णय किया, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला डेट पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो करनी है, लेकिन कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक आपका था वेस्ट साइड दैट इज हिंदू डोमिनेटेड एंड ईस्ट साइड दैट इज मुस्लिम डोमिनेटेड। हुआ कब? 1905 में। अब इसमें क्या हुआ, डेट इज स्वदेशी मूवमेंट भी अब सामने आता है। इस टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज ए रिस्पांस टू द पार्टीशन डिसीजन। आपसे पूछा जा सकता है स्वदेशी मूवमेंट किस कारण स्टार्ट हुआ था, तो सर ये कारण था इसका पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसमें जब लोगों को गुस्सा आया कि हाँ हमें बंगाल में जो हमारी पार्टीशन हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, तो उसके कारण उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, जिसमें उन्होंने बोला कि हम जो इनके ब्रिटिश प्रोडक्ट्स है वो यूज नहीं करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, हम अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। द मूवमेंट इंक्लूड यूजिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड बर्निंग ब्रिटिश मेड गुड्स। बाल गंगाधर तिलक encouraged स्वदेशी and boycott movement after the British government decided the partition of Bengal. In 1911 the partition of Bengal cancelled। ये आगे मैं आपको और भी बताऊंगा इसके बारे में कैसे कैंसिल हुई। अब बात आती है 1905 के बाद 1907 में। अब देखो दरारें आ रही हैं, पार्टीज बनी हुई थी, तो कांग्रेस में अब 2 बन गए, एक उग्रवाद और एक शांत। ठीक है, मतलब कि दैट इज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के बारे में आपने सुना होगा। तो 1907 में आप सभी को याद रखना है दैट कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। देखो ये आपकी रिवीजन पार्ट है, अगर मैं आपके लिए प्रॉपर्ली रिवीजन आपकी क्लास लेने बैठ गया तो इधर एक तरह से 1 हफ्ता तो इसी क्लास में चल जाएगा, तो इसलिए मैं आपको सिंपली एक रिवाइज करवा रहा हूं कि हुआ क्या था 1907 में, क्या होता, जो एग्जामिनर पूछते हैं मैं वो सब कुछ आपको इधर बता रहा हूं। तो मैंने अभी तक क्या बताया सर, 1907 में जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी उसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया, एक आपकी एक्सट्रीमिस्ट एंड द अदर वन इज मॉडरेट्स। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी कांग्रेस थी 2 हिस्सों में तो बढ़ गई, कौन से साल में बढ़ी सर? 1907 में। 1907 में सर कौन सा सेशन था सर? सूरत सेशन था। सूरत सेशन था सर। अब 2 पार्ट जो थे उसके आप नाम बताइए, तो सर उसके 2 नाम थे, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट्स। ठीक है, 1907 के बाद अब नेक्स्ट आता है मॉले मिंटो रिफॉर्म इन 1909। इसमें क्या था, द ब्रिटिश ऑल्सो इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट्स एज ए पार्ट ऑफ दिस रिफॉर्म्स। दिस वाज मेंट टू क्रिएट डिसयूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। सम सीट्स इन द काउंसिल्स वर रिजर्व फॉर मुस्लिम टू बी इलेक्टेड एज मुस्लिम वोटर्स। तो यही जो आपका कह सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स का मेन हथियार था डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने इधर यही कोशिश की। उन्होंने क्या किया, एक तरह से उनकी जो यूनिटी थी उसे तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम लीडर्स थे या मुस्लिम लोग थे उनको सब कुछ सीट्स उन्होंने उनके लिए रिजर्व कर दी। तो इससे क्या हो गया, जो बाकी रिलीजन से उनमें हिंदू रीजन में आप कह सकते हो कि एक तरह से डर बैठ गया कि हाँ आप उनको दे रहे हो हमें क्यों नहीं दे रहे हो, उनमें एक तरह से फूट डालने की उन्होंने कोशिश की। तो ये आपका मॉले मिंटो रिफॉर्म था। अब मॉले मिंटो रिफॉर्म के बाद आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था सर 1905 में हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल भी हो गया, क्योंकि लोग लगातार इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस पे अपना रोष दिखा रहे थे, हर जगह लड़ाइयां हो रही थी, तो ब्रिटिशर्स को नीचे झुकना पड़ा। अब पहली बार मैं कहूंगा कि पहली बार जब ब्रिटिशर्स की बेस थी वो कब हुई सर? 1911 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब उन्हें कैंसिल करना पड़ा। 1905 में उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल का आदेश दिया और लॉर्ड हार्डिंग द Viceroy of India at that time is remembered for the annulment for the partition of Bengal in 1911। आपसे पूछा जा सकता है पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल्ड कैंसिल करने वाले कौन थे, कौन उस टाइम के विसरॉय थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ, डेट उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम आपका कहना मान जाते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में एक और एक निर्णय किया, डेट द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। आपसे पूछा जा सकता है कोलकाता कितने ईयर तक हमारी जो थी कैपिटल रही? सर 1911 तक कोलकाता थी, 1911 के बाद हमारी दिल्ली होगी, क्योंकि अब उनकी बेइज्जती हो गई थी, अब उधर शासन नहीं कर सकते थे। अब 1911 के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1919 में हुआ आपका जलियांवाला बाग मैस्करे। आप सभी को पता होगा अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, तो उधर आप सभी को पता होगा 1919 में एक जनरल डायर आए थे, उन्होंने आदेश दे दिया था ओपन फायर का। सर वो क्यों? अब इससे आपको पहले पता होना चाहिए 1919 से पहले क्या हुआ सर, एक रोल एक्ट आया। इससे पहले क्या आया सर? रोल एक्ट।
सर रोलेट एक्ट क्या था? काला कानून, आपने नाम तो सुना होगा। हाँ सर, काला कानून बोलते थे, काला कानून बोलते थे, है क्या सर वो बताइए। तो ये चीज याद रखना सर, रोलेट एक्ट में ये था, उन्होंने ये आदेश दिया कि जितने भी मतलब कि आपके जो रोलेट एक्ट में क्या था, आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो विदाउट एनी ट्रायल। विदाउट एनी ट्रायल वर्ड याद रखना, विदाउट एनी रीजन या विदाउट एनी ट्रायल, मतलब आप उनके ऊपर कोई केस नहीं चला सकते हो, आपका मन किया आप इसको जेल में डाल दो। तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोग क्यों माने, हम किसी के सामने क्यों झुके कि आप हमें बिना वजह जेल में डाल दो। तो इस कारण लोग प्रोटेस्ट में खड़े थे। और इस टाइम पे हमारे दो मेन आप कह सकते हो कि हमारे लीडर्स थे, दैट इज सफुद्दीन किचलू एंड द डॉक्टर सत्यपाल। उनको भी अरेस्ट कर लिया था, उनके भी प्रोटेस्ट के लिए हम बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग मैसेकर में खड़े थे ऑन 13 अप्रैल 1919। ये लाइन, ये जो डेट है ये याद रखना। हुआ क्या, उधर पीसफुली गैदर्ड थे लोग, कोई आप कह सकते हो कि शांति से बात हो रही थी, मीटिंग हो रही थी एक तरह से। लेकिन उस टाइम पे जनरल डायर रहते हैं ब्रिटिश मिलिट्री, और वो अपने सभी सोल्जर्स को ओपन फायर का आदेश देते थे विदाउट एनी वार्निंग, कोई भी वार्निंग नहीं देते, और सिंपल वो ओपन फायर का आदेश देते थे। और ये आप सभी बता दो, द फायरिंग लास्टेड फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक बिना गोलियां रुके चलती रही। और एट दैट टाइम मोर देन 1,000 पीपल वर किल्ड एंड ओनली ओवर ट्वाइस दैट नंबर वाउंडेड। देख सकते हो कितना बड़ा वाक्य था। इस टाइम पे जनरल डायर का नाम तो आप कभी नहीं भूलना कि इन्होंने इतना बड़ा पाप किया, मैं कहूंगा कि विदाउट एनी ट्रायल आप कह सकते हो कि उन्होंने आदेश भी दे दिया कि आप कर दीजिए, और ऑन स्पॉट 10 मिनट में अराउंड 1000 डेथ आप देख सकते हो। अब 1919 में सुभाष चंद्र बोस जी की भी एंट्री होती है, वैसे पहले ही एंट्री हो चुकी थी, लेकिन जो मेन चीज आती है दैट 1919 में उन्होंने किया, दैट इज वेंट टू लंदन टू गिव सिविल सर्विस एग्जाम। उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम पास भी किया और उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जनाब हम नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के नीचे काम, आपने जो करना है कर लो। उन्होंने पास करके उनकी बेइज्जती कर दी कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। आगे बात करते हैं 1920 की। अब हमारा आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, मतलब कि हम कॉपरेट करके नहीं चलेंगे। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन द 5 सितंबर 1920 बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, 5 सितंबर 1920 में ये आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। क्यों? ये जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ लड़ाई के लिए। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन द वेक ऑफ सीरीज इवेंट्स इंक्लूडिंग जलियांवाला बाग मैसेकर एंड वॉज कॉल्ड ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। आपने याद रखना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिलेटेड जो एमसीक्यू आता है, दैट इसे वापस भी ले लिया गया, कॉल्ड ऑफ भी कर दिया गया। सर कब कॉल्ड ऑफ किया गया? सर इसे कॉल्ड ऑफ किया गया ड्यू टू द चोरी चोरा इंसिडेंट। किसके कारण? सर चोरी चोरा इंसिडेंट। अब ये चोरी चोरा इंसिडेंट क्या हुआ था आप सभी बता दो। चोरी चोरा एक जगह है गोरखपुर इन यूपी, ठीक है, उधर पुलिस स्टेशन था चोरी चोरा का। तो उधर क्या हुआ, एक सिंपल सा प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है, सिंपल सा आप कह सकते हो रैली चल रही थी, लेकिन उस टाइम पे जो था उनके ऊपर जो लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया था। तो लाठीचार्ज का जब उन लोगों पे आदेश दे दिया गया तो गुस्से में उन्होंने क्या कर दिया, उधर जो पुलिस स्टेशन था उसे जला दिया, और उस पुलिस स्टेशन में अराउंड 22 पुलिसमैन वर बर्न्ट अलाइव, ठीक है, ध्यान से सुनना, 22 पुलिसमैन वर बर्न्ट अलाइव। तो 22 पुलिसमैन जब बर्न्ट अलाइव थे, आप सभी को पता है जो हमारे गांधी जी थे, ही वॉज ए मैन ऑफ नॉन वायलेंस, उन्हें वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उन्होंने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। आपसे पूछा जा सकता है क्यों उन्होंने वापस लिया? ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट। In 1921, Subhash Chandra Bose joined INC and became the president of All India Youth Congress in 1923. अब इसके बाद कौन सा नेक्स्ट इंसिडेंट होता है? दैट इज 1927 का साइमन कमीशन, गो साइमन गो बैक, ठीक है, ये आप सभी को याद होगा, गो बैक साइमन। अब क्या था, द साइमन कमीशन ग्रुप अपॉइंटेड 1927 बाय द ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अंडर स्टैनले बैडविन टू रिपोर्ट द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919। अब आप सभी को पता है कि 1919 का जो वाक्य अभी मैंने आपको बताया, तो उसके रिपोर्ट के लिए उन्होंने क्या किया, अपने एक कमीशन का एक चुना। उन्होंने क्या किया, एक कमीशन को चुना, लेकिन कमीशन तो चुना, लेकिन इसमें जितने भी मेंबर्स थे आप सभी को बता दूं, दैट वर ऑल ब्रिटिशर्स, नो इंडियन वॉज इन्वॉल्व। तो इसके कारण भी लोगों को गुस्सा था। तो इस टाइम पे क्या हुआ आप सभी को मैं बता दूं, डैट जब इनके अध्यक्ष साइमन रेलवे स्टेशन पे आते हैं, तो उस टाइम पे
जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करने बैठ गए, वो उधर जाके रेलवे स्टेशन भी प्रोटेस्ट करने बैठ गए, गोस बैक साइमन, ठीक है, यही था मेरे हिसाब से नारा आपका, ठीक है, साइमन गो बैक, ठीक है। तो अब उधर वो नारा लग रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने उधर पुलिस वालों ने उसे लाठी चार्ज का उधर आदेश दे दिया, और उस लाठी चार्ज के टाइम पे लाला लाजपत राय जी जो थे उनके सर पे लग जाती है चोट और उनकी उधर निधन हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, उधर क्या हुआ, लाला लाजपत राय जी का डेथ होगी, उनकी डेथ होगी। तो उनकी डेथ के कारण अब लोगों में क्या था, गुस्सा था, तो उन लोगों में था गुस्सा। तो उस टाइम के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, दैट इज अ स्काउट, ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है, इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है, इस पॉइंट को सुनना। उस टाइम के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, दैट इज अ स्काउट, उसे मारने का उन्होंने सोचा। किन्होंने, सर, द 3 मेन लीडर्स, इधर उनकी एंट्री होती है, दैट इज आर भगत सिंह जी, राजगुरु जी एंड सुखदेव जी। वो 3 सोचते हैं कि हां हम स्काउट को मार देंगे। अब वो क्या जाते हैं उधर पुलिस स्टेशन। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, कौन से पुलिस स्टेशन, सर, लाहौर के। लाहौर की जब पुलिस स्टेशन वो पहुंचते हैं, वो ढूंढते हैं स्काउट को, लेकिन उधर जो स्काउट था उसकी किस्मत अच्छी थी, वो उधर था ही नहीं, वो बाहर था कहीं। तो स्काउट उधर नहीं मिला, उधर उनको मिल जाता है एक असिस्टेंट, उसका इस असिस्टेंट का नाम था सॉन्डर्स। वो कहते हैं कोई ना मिला तो सॉन्डर्स को ही मार देते हैं, उन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया, मतलब कि बेफालतू का सॉन्डर्स पेल आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ, ये प्रॉपर्ली मैंने आपको बता दिया। अब 1929 में पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन, आप सभी को पता होगा। अब 1930 के बाद हमने जो था 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाना स्टार्ट कर दिया था। 1947 तक हमने उसे एज ए इंडिपेंडेंस डे बनाया। अब आप सभी को पता है इधर क्या था, सभी क्रांतिकारी पूर्ण स्वराज मांगे थे, तो इधर आईएनसी में भी उन्हें बोल दिया गया अपने लीडर्स को कि हाँ आप भी पूर्ण स्वराज मांगिए। तो वो फर्स्ट टाइम 19 दिसंबर में एक पूर्ण स्वराज का एक रेजोल्यूशन पास करते हैं लाहौर सेशन में। वो डिक्लेयर करते हैं दैट द 26 जनवरी 1930 विल बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी अनाउंसमेंट कब हुई, सर 19 दिसंबर 1929 में हुआ। उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्र दिवस मनाएंगे, और उस दिन के बाद से हर साल ये 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते थे टिल 1947। फिर बात हुई 1930 में द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। The observance of Independence Day in 1930 was followed by the launching of the civil disobedience movement under the leadership of Gandhi ji. It begins with the famous Dandi March, ठीक है। आप दांडी मार्च के बारे में सुना होगा, सॉल्ट मूवमेंट के बारे में सुना होगा। तो इधर अब आपकी सॉल्ट मूवमेंट होती है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। इसमें क्या था, 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ते हैं और 78 फॉलोअर्स के साथ अपने, ठीक है, आश्रम से निकलते हैं फ्रॉम डांडी, a village on the western sea coast of India at a distance of 385 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। मतलब पैदल चलते हैं ऑन 5th ऑफ मार्च, ठीक है। वो आपका जो था, सॉरी 5th ऑफ मार्च नहीं, 5th ऑफ अप्रैल, ऑन 5th ऑफ अप्रैल वो अपना सॉल्ट लॉ तोड़ते हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं को राइट था कि वो हाँ नमक बना सकते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स जो महात्मा गांधी जी थे वो उन्होंने कहा कि जो नमक है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वो उसको आप छोड़ नहीं सकते, तो आप इसके ऊपर टैक्स फालतू का नहीं लगाइए। तो वो खुद नमक बनाते हैं सॉल्ट वाटर से। तो सॉल्ट लॉ उधर ब्रोक होता है, ठीक है। वो नंगे पांव चलते हैं। आपसे पूछा जाता है दांडी मार्च आपका कब स्टार्ट हुआ, सर 12 मार्च 1930, एंड कब हुआ, सर 5 अप्रैल तक, एंड कब हुआ, सर 5 अप्रैल तक। फिर आगे बात होती है 1931 में गांधी इरविन पैक्ट की, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट क्या था, इट वाज एग्रीमेंट साइंड ऑन मार्च 5 1931 बिटवीन मोहनदास करमचंद गांधी एंड द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट लॉर्ड इरविन। इट मार्क द एंड ऑफ पीरियड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब देखो हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स थे उनको समझ आ गया अगर आप इंडियंस पे शासन करना चाहते हो तो आपको गांधी जी को अपनी तरफ करना पड़ेगा। तो उन्होंने यही सोचा, उन्होंने गांधी जी को बुलाया, उन्होंने कहा हमने आपसे बातचीत करनी है, आप अपना ये सिविल डिसोबीडियंस आपने मूवमेंट स्टार्ट किया, इसे आप एंड कर दो। ध्यान से सुनना, इधर एक और ट्विस्ट आने वाला है, थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है, लेकिन ध्यान से सुनना। उस टाइम की जो वाक्य है, क्या हुआ था डैड, बाकी लीडर्स और बाकी लोगों ने बोला गांधी जी को आप पैक्ट पे तभी साइन करना जब वो भगत सिंह जी को छोड़ने के लिए मानेंगे। ध्यान सुनना, अभी हमने पीछे बढ़ा, सॉन्डर्स को मार के जो भगत सिंह जी थे उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। अब उन्होंने बोला कि आप पैक्ट पे तभी साइन करना जब वो
भगत सिंह को रिलीज करने के लिए मानेंगे। तो गांधी जी तो चले गए पैक्ट साइन करने, उन्होंने उधर मतलब कि मेन जो इशू था ये उठाया नहीं। वो कहते देखो मैं तो हूं नॉन वायलेंस का पुजारी, अब आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हो। आप भगत सिंह जी को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, अगर आप रखना चाहते हो तो रखो। तो आप सभी बता दूं उस टाइम पे माना जाता है कि हाँ गांधी जी बचा सकते थे भगत सिंह जी को। तो उस टाइम पे देखो उनका अपने विचार थे मैं कहूंगा, और भगत सिंह जी को ऐसे बचा सकते थे नो डाउट। तो बात होती है डेट द गांधी इंडियन पैक्ट अब साइन होता है 5 मार्च 1931 में, और उधर उन्हें फांसी दे दी जाती है ऑन 23 मार्च 1931, जिसे हम शहीदी दिवस के दिन से भी माना जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, उधर हमारे द ग्रेट फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी, राजगुरु जी एंड द थर्ड वन डैट सुखदेव जी। ठीक है, अब आपने इधर जो मेन लाइन याद रखनी है डैट 5 मार्च को गांधी इंडियन पैक्ट साइन हुआ है और 23 मार्च को उन्हें सेंटेंस टू डेथ का ऑर्डर दे दिया जाता है। आगे बात करते हैं 1942 की, द क्रिप्स इंडिया मिशन। ठीक है, तो आप सभी को 1939 में क्या होता है सर 1939 में हमारा होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी स्टार्ट हुई थी 1939 में। तो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने बोला हम अपने बंदे आगे क्यों भेजे, हम इंडियंस को क्यों नहीं आगे भेजे, उनको आगे लड़ने के लिए क्यों ना भेजे। लेकिन उन्होंने जो हमारे लीडर्स थे उन्हें बोला कि आप हमें सहायता करो, हम आपको जो वॉर होगी वॉर के बाद हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे, आपको इधर हम साथ छोड़ देंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाना वॉर के बाद। लेकिन गांधी जी उनका मान गए थे, उनकी चालाकियां समझ गए थे, तो उन्होंने उनकी एक बात नहीं मानी। तो यही था क्रिप्स मिशन वॉज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1942 विद की ऑब्जेक्टिव टू सिक्योर इंडियन कॉपरेशन सपोर्ट फॉर ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स हेडेड बाय सर स्टैफर्ड क्रिप्स। अब देखो जो मेन चीज इसमें पूछी जाती है डैड गांधी जी ने इस जो इनका जो इन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को क्या नाम दिया डैड, पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए फिलिंग बैंक। जो बैंक गिनने वाला है उसका पोस्ट डेटेड चेक है ये। तो ये लाइन भी बढ़िया पूछी जाती है कि गांधी जी ने उसको क्या नाम दिया था, डैट द पोस्ट डेटेड चेक। अब 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी ने अर्न भी किया अपना टाइटल नेताजी बाय द इंडियन सोल्जर्स ऑफ आजाद हिंद फौज। फिर यही था हमारा डेट, जो मैंने आपको क्रिप्स देना था ना वो आपको इधर मैंने बता दिया। अब थोड़े मेन एलिमेंट आपको बताता हूँ। आपको मैंने बता दिया कि 1857 में क्या हुआ, आपको एकदम से आइडिया हो गया होगा क्योंकि अब एग्जाम नियर है। तो आगे थोड़ा बहुत जो हमारी 71 पेजों की पीडीएफ है मैं इधर आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, छोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपने मेन चीज क्या याद रखनी है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का मंगल पांडे जी थे, 34th रेजिमेंट के थे और ये डिफरेंट नेम्स थे। कॉजेज आप सभी को मैंने इधर बता दिया डैट लेस पे मिलती थी, सोल्जर्स के साथ इल ट्रीट किया जाता था, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से के बारे में आपको पता होगा इसमें क्या था सर, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से में ये था डैट इसमें हमारा जो वो था, हमारा जो नेचुरल हायर था फॉर अडॉप्टिंग ए सक्सेसर आफ्टर द रूलर डाइड फॉर एब्डिक्टेड एनेक्स्ड हिज लैंड। ठीक है, मतलब कि जो उत्तराधिकारी था सिर्फ और सिर्फ उसी को उसकी जो प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर बाय चांस अडॉप्टेड सन है उसको उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर इधर इकोनॉमिक कुछ कॉजेस है। अब जो इमीडिएट कॉज माना जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 का इमीडिएट कॉज क्या था। सर 1857 का इमीडिएट कॉज ये था कि होता क्या था, जब फॉर एग्जांपल दिस इज योर गन में डलती थी बुलेट। अब बुलेट को जब गन के अंदर आपने फिट करना है ना, पीछे लगा होता था कुछ फैट टाइप, तो उस फैट को उन्हें मुंह से छीलना पड़ता था, तब जाके जो थी ये बुलेट अंदर फिट होती थी। अब उधर क्या होता था, काओ और पिग्स का फैट लगा होता। आप सभी को पता है जो पिग है वो मुस्लिम लोग उसे मानते नहीं है, मतलब कि उसे टच भी नहीं करते हैं। काऊ भी हमारे लिए रिलीजियस एनिमल है हिंदू पीपल्स के लिए, तो उसके कारण लोगों में गुस्सा हो गया। मेन इमीडिएट कॉज ये था। ठीक है, मेन कारण क्या था, ये था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर फेल आपको मैं दिया, लीडरशिप नहीं थी प्रॉपर्ली। अब ये मेन कंपोनेंट आपने जो याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है 1857 के मेन प्लेस पे लीडर्स कौन थे। सर दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक है, कानपुर में नाना साहिब तांत्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, अमर सिंह, राजस्थान में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे बढ़िया पूछा जा सकता है। आपको एज ए मैच द फॉलोइंग आ सकता है एग्जाम में, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको भी एक बार आप पढ़ ले। ठीक है, तो आगे आपको मदद करने वाला है। अब आईएनसी का मैंने आपको इधर बता दिया, ये सब कुछ हमने इधर पढ़ लिया है, फैक्टर्स आपको इधर बता दिए। ठीक है, अब बात आती है जो इधर मैं आपको दिखाता हूं, हाँ
ये थोड़े इंपॉर्टेंट सेशन बता देता हूं सर। इंपॉर्टेंट सेशन क्या हुआ आईएनसी की, आपने बताया था 1885 में हुआ था, डब्ल्यूसी बैनर्जी ने से जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे और एओयू ने इसे फाउंड किया था, ये सर आपने बताया था। अब 1886 में जो कोलकाता का सेशन हुआ उसमें आप सभी को अभी हमने पढ़ा डेट इंडिया वर मर्ज्ड। 1896 में वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग वाज संग। 1901 में कांग्रेस प्लेटफॉर्म, गांधी जी अपीयर्ड इन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर स्वराज वर्ड कब मेंशन किया गया, 1906 में। 1907 में आप देख सकते हो सूरत वाला जो था, कांग्रेस ऑफ स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये मैंने इंपॉर्टेंट आपके कह सकते हैं कि सेशंस मैंने डाले हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। 1911 में आपको पता होगा डेट हमारा 1911 में क्या हुआ था, जो हमारा बंगाल वाला था वो कैंसिल कर दिया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसिल्ड। 1916 में लखनऊ द प्रेसिडेंट वाज एसी मजूमदार, ठीक है। यूनिटी बिटवीन टू फैक्शंस मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स वाज साइंड, ठीक है। 1917 में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एनी बेसेंट बने थे। 1929 में पूर्ण स्वराज आप देख सकते हो इधर आपका आ गया। और 1946 में लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है जो मैंने आपके साथ इधर डिस्कस किए। अब आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आते थे पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल मैंने आपको बता दिया, आपकी डेट बता दी, अनाउंस कब किया गया, केम इनटू इफेक्ट कब हुआ, टू पार्ट्स इसके कौन कौन से उस टाइम के विसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। अब ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, तो उस टाइम पे आप सभी को बता दूं हम में देशभक्ति की बहुत भावना उजड़ गई थी। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो अमर सुनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का आपका नेशनल एंथम भी है, ठीक है, इस टाइम पे, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इसी टाइम पे ये गाना गाया था, ठीक है, संग किया था, कंपोज किया था। पीपल टाइड राखीज आप देख सकते हो। आगे आप देख सकते हो ये इंपैक्ट क्या था, डिक्लाइन इन आपके इंपोर्ट, ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म वगैरह, ये सब कुछ आपने, ये मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया, बस देखो आइडिया मैंने आपको दे दिया, आपको सब कुछ मैंने याद दिला दिया है। सर हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्या इसका मेन रीजन था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे और दिखाता हूं, सूरत स्प्लिट के बारे में बताता हूं। तो सूरत स्प्लिट कब हुआ था सर, आपका 1907 में हुआ था। 1905 में हमने गोखले वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट टाइम हियर डिस्कशन ओवर स्वराज। 1906 में दादा भाई नौरोजी। इस टाइम पे क्या हुआ था, हमारी जो थी कांग्रेस पार्टी थी दो पार्ट में, एक जो थे वो वायलेंस की ओर गए थे और एक जो थे नॉन वायलेंस की ओर गए थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। द टू मेन ऑब्जेक्टिव प्लेस्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट वर दैट द डिमांड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्वराज एंड लाला लाजपत राय टू बी मेड द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। तो ये दो इनके मेन रीजन थे। उन्होंने बोला कि आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन बनने चाहिए, लाला लाजपत राय जी बनने चाहिए, और पूर्ण स्वराज की उन्होंने डिमांड रखी थी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। तो ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी, तो उसके कारण ये डिवाइड हो गए थे, ठीक है। ये सब कुछ मैंने एक तरह से बताया हुआ है, एक बार अगर आप रीड अप कर लेना, मैंने सिंपल इसे भाषा में लिखा हुआ है, सिंपली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे, रास बिहारी घोष जी थे, डन इन द सूरत सेशन 1907। एक्सट्रीमिस्ट कैंप, ठीक है, लाल बाल पाल जी के बारे में आपने सुना होगा, तीन आपको पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। एक्सट्रीमिस्ट कैंप के ये तीन लीडर्स थे। और मॉडरेट्स के कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। अब ये कहां पे हुआ था, रिवर ताप्ती के किनारे हुआ था, ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है। और ये आपसे पूछा जा सकता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को पहचानो। तो ये मॉडरेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं और एक्सट्रीमिस्ट के ये तीन आपने पहले तो मेन मैंने आपको लाल बाल पाल जी के बारे में बताया और अरबिंदो घोष के बारे में आपने याद रखना है। अब ये देख सकते हो जो आपका बंगाल था वो कैंसिल कर दिया गया था, वो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ था, डैड द दिल्ली वॉज डिक्लेयर्ड एज ए कैपिटल, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इधर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दे देते हैं, द लखनऊ पैक्ट पास इन दिसंबर 1916। The president of this joint session was Ambika Charan Muzumdar. It is a pact of Hindu-Muslim unity. Congress was then led by Bal Gangadhar Tilak, while Muhammad Ali Jinnah represented the league. फिर इधर गांधीयन एरिया आ जाता है। आपको गांधीयन एरिया के बारे में मैंने बताया डेट गांधीयन एरिया एक्चुअल में स्टार्ट होता है आफ्टर 1915। इनकी फर्स्ट मूवमेंट कौन सी थी आपने याद रखना है, चंपारण एजिटेशन। इसमें क्या था 3/20 आई थिंक सो, हाँ 3/20 था। 3/20 में आपको इंडिगो उगानी है। अगर आप इंडिगो उगाते हो तो उससे क्या होता है, ये जो आपकी धरती है वो बंजर हो जाती है, तो इससे फार्मर्स को बहुत लॉस होता था। तो ये मूवमेंट उसके खिलाफ थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 1 बीघा, ठीक है, 20 कठिया, दैट मीन्स 3/20 ऑफ लैंड, ठीक है, 3/20 ऑफ लैंड पे आपने क्या उगाना है, इंडिगो। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया था। द पीजेंट्री वॉज फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो फेरा, ठीक है, कैश क्रॉप फॉर इंडिगो डाई हुज डिमांड हैज बीन डिक्लाइनिंग ओवर 2 डिकेड्स एंड वर फोर्स्ड टू सेल देयर क्रॉप्स टू द प्लांटर्स एट ए फिक्स प्राइस, और उन्हें प्लांटर्स को फिक्स प्राइस पे बेचने के लिए मजबूर किया गया।
नेक्स्ट हमारे सामने एक खेदा सत्याग्रह, ठीक है, खेदा सत्याग्रह भी यही था। इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हो कि इसमें क्या था, डेट द सडन राइज इन एग्रीकल्चर वेजेस, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द आउटब्रेक ऑफ बुबोनिक प्लेग, ठीक है। उस टाइम पे मेन चीज क्या थे, प्लेग के कारण जो कंपनसेशन थी वो नहीं दी गई थी, ठीक है। वह डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन, द रिलैक्स इंस्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट रेज द रेवेन्यू। तो ये आपका खेदा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। तो खेदा सत्याग्रह की जो मेन चीज आपने याद रखनी है, इसमें क्या था, प्लेग आया था। नेक्स्ट वन इज योर अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। इसमें भी आपका नहीं, सॉरी, खेदा सत्याग्रह में क्या था, एक्चुअल में जो फार्मर्स थे वो मुनाफा मांग रहे थे, एक तरह से कंपनसेशन मांग रहे थे। उससे क्या हुआ था, उनकी जो लेट रेंज के कारण उनकी क्रॉप जो थी डिस्ट्रक्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी, आउटब्रेक हो गया था, उसके कारण वो उनसे कंपनसेशन मांग रहे थे। तो वो कंपनसेशन की खेदा सत्याग्रह में बात हुई थी। लेकिन जो प्लेग वाली बात थी, दैट इज इन अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। तो उस टाइम पे जो था, मिल वर्कर्स वांटेड टू विड्रॉ द बोनस, वो बोनस चाहते थे अराउंड 15% एंड द मिल ओनर्स वर विलिंग टू ओनली 20%, वो सिर्फ 20% देते। तो गांधी जी जब आए तो उन्होंने अराउंड 35% इंक्रीज करवा दी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आप देख सकते हो हमारा फिर आया था रोल एक्ट एक्ट के बारे में। ये सब कुछ मैंने इसके बारे में तो आपको बता दिया। रोल एक्ट एक्ट का जो मेन किस्सा था वो आप सभी को पता होगा, वो मैंने सब कुछ इधर आपको बता दिया। फिर बात होती है डैट योर स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी एट दिस स्टेज अ न्यू लीड वाज गिवन बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी जो थे इस टाइम के सेक्रेटरी थे और प्रेसिडेंट कौन थे, सी आर दास थे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। इसमें देखो, इस टाइम पे अगर मैं सब कुछ पढ़ाने बैठ गया, ये सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ टेलीग्राम पे, तो उससे क्या होगा कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अब हम सीधे चलते हैं एमसीक्यू पे। होप सो आपको ये सब कुछ पता होगा, इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, आपको एक तरह से मैंने आइडिया भी दे दिया है, एक बार आपको रिवाइज करा दिया। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब आज का पहला क्वेश्चन कहता है, हु वाज द लास्ट विसरॉय ऑफ इंडिया। तो लास्ट विसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, मतलब लास्ट विसरॉय ऑफ इंडिया आपकी बात हो रही है फ्रीडम के टाइम पे, ठीक है। तो फ्रीडम के टाइम पे आपके लास्ट जो आपका विसरॉय था, दैट इज आर लॉर्ड माउंटबेटन। ये चीज आपने याद रखनी है। तो फर्स्ट का आंसर करेगा सर सी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज रेज्ड बाय द मोहम्मद अली जिन्ना इन द विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो 1940 में उन्होंने इसकी डिमांड रखी थी। आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। नीचे वाले फ्रीडम फाइटर्स को देख लो और बताना है काकोरी कॉन्स्पिरेसी के रिलेटेड कौन थे, ठीक है। इट वॉज ए, आप कह सकते हो ट्रेन रॉबरी थी आपकी एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी के रिलेटेड कौन से 3 मेन रीडर से आप सभी को याद रखना है, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल खान एंड चंद्रशेखर आजाद। ये तीनों काकोरी कॉन्स्पिरेसी के रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो फर्स्ट वन इज द राइट वन। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट स्टार्टेड द वायलेंस इन पंजाब बिफोर द जलियांवाला बाग मैस्करे, ठीक है। जलियांवाला बाग मैस्करे के बाद कौन सा इंसिडेंट स्टार्ट किया गया इन द वायलेंस इन पंजाब, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा दैट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। बी इज द राइट वन। वट वर द आउटकम ऑफ द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन 1916, ठीक है। अब नीचे देखो आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आउटकम्स क्या निकले लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग 1916 के। जॉइंट रेजोल्यूशन की बात करता है, कांग्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल, टेम्परेरी मर्जर ऑफ मुस्लिम लीग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिटर्न ऑफ सम एक्सट्रीमिस्ट बैक इनटू कांग्रेस। तो इसमें से कौन सा सही उसका आउटकम था, तो इसका सही आउटकम रहेगा दैट इज सेकंड एंड फोर्थ, कांग्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल और द रिटर्न ऑफ सम एक्सट्रीमिस्ट बैक इनटू कांग्रेस। तो ये दोनों इसके सही हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, ये इसके आउटकम थे। सिक्स क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी। मतलब कि ध्यान से सुनना, सिपॉय म्यूटिनी सर नाम किसका था, सर रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो अगर मैं इसका रिवॉल्ट ऑफ 1857 लिख दूं, क्या अब आपको समझ आ गया, जी सर अब बताइए। तो उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप सभी को तो पता होगा, एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड हार्डिंग। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन टेन्योर। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे कौन सा इंपॉर्टेंट आपका हुआ इवेंट हुआ था, दैट इज आईएनसी की फॉर्मेशन। एट क्वेश्चन, इन विच ईयर काकोरी ट्रेन रॉबरी अकर्ड, वो अभी हमने पढ़ी, दैट काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुई, सर 1925 में, ठीक है। एट्थ का आंसर करेगा सी ऑप्शन।
नाइन्थ, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो सारे मूवमेंट्स हैं कब कब हुए, तो इनकी क्या डेट्स आएगी, ध्यान से सुन। पहले बात करते हैं आईएनसी। सर आईएनसी 1885। सर साइमन कमीशन, सर साइमन कमीशन आई थी 1928। सर होम रूल मूवमेंट 1916 और कैबिनेट मिशन 1946। ये थे हमारे चार, ठीक है। ये हमारे अब चार थे, अब हमने इसको एज ए सीक्वेंस लगाना है। सर पहला हुआ हमारा आईएनसी, सर दूसरा हमारा हुआ होम केयर रूल, ठीक है। 1/3 आपको पहले ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 10th क्वेश्चन की बात होती है, व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गॉट मोमेंटम अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने कब आगे बढ़ा, ठीक है, मोमेंटम कब पाया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप सभी को बतागा आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो 1920 एंड 1922 इज द राइट वन। और यह आपने अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसे विड्रॉ कब कर लिया गया था और क्या इसका मेन रीजन था इसे कैंसिल करने। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द, तो खिलाफत मूवमेंट कौन और किन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, दैट इज अली ब्रदर्स। व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय द मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट वन, 8 अगस्त आपका 1942। 13th क्वेश्चन, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो 14th का आंसर करेगा अगस्त क्रांति। 15, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए, नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अब बताना कौन सा करेक्ट है। पूना पैक्ट के रिलेटेड है ये, ठीक है। इट रेफर्स टू द एग्रीमेंट बिटवीन बाबा साहिब अंबेडकर एंड महात्मा गांधी जी। इट वॉज साइंड बाय पंडित मोहन मालवीय एंड BR अंबेडकर जी एंड सम दलित लीडर्स टू ब्रेक द फास्ट अनटू डेथ अंडरटेकन बाय गांधी जी। तो क्या है 15 का सही आंसर, तो 15 का सही आंसर है डैट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर द राइट वन। जो आपका पूना पैक्ट था वो बाबा साहिब अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी की बीच में हुआ था, लेकिन उसमें जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे उन्होंने साइन किया था बिकॉज उस टाइम पे गांधी जी की इतनी हालत अच्छी नहीं थी। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। 16, हु सरेंडर्ड द नाइटिंगहुड, ठीक है। नाइटिंगहुड के नाम से सर हमें पहले याद आता है डैट द रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड दिस टाइटल। 17, व्हेन डिड द कांग्रेस स्प्लिट। तो कांग्रेस का स्प्लिट कब हुआ, सर कांग्रेस का स्प्लिट हुआ 1907 में। विसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रोक आउट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आप सभी को पता है डेट इन 1942। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम के विसरॉय कौन थे, लेलिंगटन। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट अंडर द रूल ऑफ। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम के विसरॉय कौन थे अभी तक पूछा जा रहा है, तो 19 का आंसर है लॉर्ड कर्जन। विसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आप सभी को 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस टाइम के आपके जो विसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 एट। तो 1906 में मुस्लिम लीग बनी, तो कहां पे बनी, तो ध्यान से सुनना, ये आपका लाहौर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ढाका, जो आप सभी को पता है बांग्लादेश की कैपिटल है। आजाद हिंद फौज को फाउंडर कौन थे, तो इसका आंसर है कैप्टन मोहन सिंह। हु वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की बात हो रही है, तो फाउंडिंग कैप्टन प्रेसिडेंट कौन थे इनके, CR दास। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ओनली ब्रिटिश किंग टू विजिट इंडिया एंड होल्ड हिज मैग्निफिसेंट दरबार। ये मैंने आपको बताया अभी, जस्ट आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया, ठीक है। तो मैग्निफिसेंट दरबार किन्होंने होल्ड किया है, ओनली ब्रिटिश किंग है ऐसे जिनका इंडिया में ऐसा दरबार बना था, ठीक है। तो 24 का आंसर करेगा दैट इज जॉर्ज 5। हु लीड द मूवमेंट 1857 एट लखनऊ। ध्यान सुनना, अभी मैंने ऊपर बताए थे जगह के नाम बताए थे, मैंने कहा था ये याद कर लो, तो लखनऊ की बात हो रही है, तो लखनऊ से हमारे थे दैट इज बेगम हजरत महल। फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, तो BR अंबेडकर जी थे इसके आंसर, तो 26 का आंसर ए ऑप्शन। 27, विच एक्ट इज नोन एज द ब्लैक एक्ट, ठीक है, काला कानून। तो काला कानून सर रॉलेट एक्ट को बोलते हैं, तो 27 का सी आंसर। फर्स्ट मेजर एक्ट ऑफ गांधी जी इन इंडिया। तो पहला मेजर एक्ट गांधी जी के द्वारा क्या था सर, चंपारण एक्ट,
ठीक है, तो 28 का आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, तो 29 का आंसर क्या रहेगा सर? राजा गोपाल आचार्य जी। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, ठीक है, अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना दिल्ली चलो का स्लोगन दिया किस टाइम पे गया था। अभी तो मैं आपको ये बता दूंगा किसने दिया था, तो 30 का आंसर क्या रहेगा सर? सुभाष चंद्र बोस। Whom did गांधी जी एक्सेप्ट एज हिज गुरु, तो वो किनको गुरु अपना मानते थे? गोखले जी को। मिलिट्री कमांडर आप सभी को इनका नाम पता होना चाहिए, जनरल डायर। हु कंपोस्ट अमर सोनाल बांग्ला, तो अमर सोनाल बांग्ला किनके द्वारा कंपोस्ट की गई है? डेट इज रविंद्रनाथ टैगोर। 34th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो 34th में कहता है दैट हु कमेंटेड ऑन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे किसने नाम दिया था? दैट 34 में मैंने आपको हाईलाइट भी किया था, इसका आंसर रहेगा वीडी सावरकर। ए ऑप्शन इज द राइट वन। What was the immediate cause? तो immediate cause मैंने आपको बताया था that the immediate cause was introduction of the Enfield rifle, तो इसका आंसर करेगा डी ऑप्शन। 36 When did the British shifted capital from कोलकाता to दिल्ली, तो कोलकाता से दिल्ली उनकी कैपिटल शिफ्ट हुई थी, तो 36 का आंसर करेगा सर 1911 में, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कर दी गई थी और जो ब्रिटिशर्स की उनकी बेइज्जती हो गई थी। यू गेव मी ब्लड आई गेव यू फ्रीडम, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो इसका आंसर तो बच्चे बच्चे को पता होगा, डेट 37 का आंसर हमारा रहेगा सुभाष चंद्र बोस। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन 3 राउंड टेबल, ठीक है, अब 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने राउंड टेबल, तीनों के तीनों राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो 38th में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, डेट इज बी आर अम्बेडकर एक थे, तो दूसरों का नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जल्दी से कमेंट में लिखिए कि दूसरे कौन थे, दूसरे पर्सन कौन थे जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल में हिस्सा लिया था। हाउ मेनी फॉलोअर्स महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दांडी मार्च, तो दांडी मार्च में कितने पार्टिसिपेंट्स थे? डेट इज 78। 40th हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फॉलोइंग सेशंस ऑफ आईएनसी, 1893, 1886 और 1906, तो इन तीनों टाइम पे एक ही प्रेसिडेंट थे, तो इसका आंसर क्या आएगा सर? दादा भाई नारोजी। फ्रीडम स्ट्रगल के तहत हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेडी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द सेकंड राउंड टेबल, तो सेकंड राउंड टेबल के में कौन हमारे जो थे लेडी रिप्रेजेंटेटिव थी? डेट इज सरोजनी नायडू। 42 हु वॉज द विस्रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसक्रे, तो विस्रॉय आप सभी को पहले पता होना चाहिए, तो उस टाइम के हमारे जो विस्रॉय थे डेट इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, बी ऑप्शन द राइट वन। द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया वाज, तो पहली मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ कौन सी थी? ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, तो आपकी जो फर्स्ट मूवमेंट थी इट वाज आर स्वदेशी मूवमेंट। At what Congress session did दादाभाई नारोजी अनाउंस दैट स्वराज वाज अ गोल ऑफ इंडियंस पॉलिटिकल एफर्ट, तो स्वराज जो था हमारा इंडियंस का पॉलिटिकल का एफर्ट है, तो 44th का आंसर क्या रहेगा सर? 44th का आंसर रहेगा ए ऑप्शन, 1906 कोलकाता सेशन में उन्होंने बोला था। हु वॉज कॉल्ड बाय ब्रिटिशर्स रूलर्स एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो इंडिया के अनरेस्ट के कौन फादर गिन जाते हैं? तो 45 का आंसर रहेगा दैट इज बाल गंगाधर तिलक। पंजाब केसरी का टाइटल किसे दिया गया था? तो आपका 46 का आंसर रहेगा डैट द लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं 47 चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर, तो चंपारण अभी हमने पढ़ा, तो 47 का आंसर रहेगा 1917, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे? तो 48 का आंसर रहेगा एनी बेसेंट। राम प्रसाद बिस्मिल वॉज एसोसिएटेड विद, तो राम प्रसाद बिस्मिल किससे एसोसिएटेड है? डेट इज काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। चोरी चोरा इंसिडेंट रेफर्स टू, तो चोरी चोरी इंसिडेंट किसके रिलेटेड था? द बर्निंग ऑफ पुलिस पोस्ट बाय अ मॉब, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट वन। बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, म्यांमार मतलब आपका बात हो रही है, तो वो कब इंडिया से सेपरेट हुई थी? तो 51 का आंसर हमारा रहेगा डेट इन 1937, हाँ 1937, 51 का आंसर रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है। साथ में आपको पता होना चाहिए डेट बर्मा अब नाम क्या है? डेट इज म्यांमार।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश टू ट्रांसफर पावर टू द इंडियंस, ठीक है, तो कौन सा फैक्टर जो था जिन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया ब्रिटिश को कि आप जो आपको पावर्स है वो आपको इंडियंस को देनी पड़ेगी, तो डैट द सेकंड वर्ल्ड वॉर। मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थी उनकी हालत खराब हो गई थी, उनके बड़े सोल्जर्स मर गए थे, उनके पैसों की तबाही हो गई थी, तो उसके कारण उन्हें इंडिया को छोड़ना ही पड़ा। क्रिप्स मिशन फेल्ड मेनली बिकॉज, तो क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ, तो 53 का आंसर रहेगा सर द कांग्रेस डिमांड फॉर इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया वाज नॉट मेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम वाज एडॉप्टेड एज स्लोगन, तो वंदे मातरम कौन से टाइम पे एज ए स्लोगन लिया गया, तो आप सभी को होता है उस टाइम पे क्या हुआ था, एक तरह से नेशनल थीम सभी में जाग गई थी, तो 54th का आंसर रहेगा एट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। आईएनसी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम आईएनसी ने इंडिपेंडेंस डे कब बनाया सर, जनवरी 26, 1930 में। 56 इन 1907 द चंपारण द गवर्नमेंट फोर्स फार्मर्स टू अंडरटेक, तो इसमें क्या था, इंडिको कल्टीवेशन इन 3/20 लैंड। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे वॉज, ठीक है, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, दैट इज क्लीमेंट एटले, ठीक है, ब्रिटेन के, जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ। एट द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन, ठीक है, ऑल द 3 सॉरी, तो तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पे हेल्ड हुई थी, दैट इज लंदन। ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड जर्नल द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ठीक है, तो 59th का आंसर रहेगा दैट श्यामजी कृष्णा वर्मा। हु कमेंटेड दैट क्रिप्स मिशन वॉज, ये मुझे सबसे हंसीदार वाक्य लगता सही बोलूं तो क्या था, जो क्रिप्स मिशन था किन्होंने बोला था, द पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, तो इसका आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया, तो 60th का आंसर रहेगा महात्मा गांधी जी। विच कांग्रेस लीडर पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये भी आप सभी को पता चाहिए, हमने अभी पढ़ा डेट सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ध्यान से पढ़ो 61 में आपको इधर लिखा औरबिंदो घोष, तो उन्होंने भी पास किया था, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट वन। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बुक किसने लिखी है, तो 62 का आंसर रहेगा सर महात्मा गांधी जी। अब करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, रॉलेक्ट एक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट है, मॉले मिंटो रिफॉर्म है, एल्बर्ट बिल है, तो 63 का आंसर आप देख सकते हो, जो हमारा एल्बर्ट बिल था वो पहले आया था, एल्बर्ट बिल के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनना, उसके बाद हमारा मॉले मिंटो रिफॉर्म हुआ 1909 में, फिर हमारा रॉलेक्ट एक्ट हुआ, काला कानून 1919 में, फिर हमारा गांधी इरविन पैक्ट हुआ, तो इसका आंसर करेगा सर ए ऑप्शन। 64 वाई द ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, तो कोलकाता से दिल्ली क्यों कर दी थी, कोलकाता वॉज द हॉट बेड ऑफ रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, जो कोलकाता थी वो उधर एक तरह से आउटरीच आ गया था, लोगों में गुस्सा आ गया था, उन्हें उधर से शिफ्ट करनी पड़ी, तो 64th का आंसर करेगा बी ऑप्शन। ड्यूरिंग विच पीरियड महात्मा टाइटल गिवन बिफोर द नेम ऑफ गांधी जी, तो 65 का आंसर रहेगा ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। आफ्टर द फेलियर ऑफ विच फॉलोइंग मूवमेंट द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म, तो स्वराज पार्टी कब फॉर्म की गई सर, ये हमारी की गई थी आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये इनके बारे में आपने सुना होगा, ये नाम ही अनोखा है, लॉर्ड डलहौजी। 68 हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट सेंसस वॉज हेल्ड, तो ये हमने डेमोग्राफी वाले टॉपिक में भी पढ़ा है, तो इसका आंसर करेगा सर लॉर्ड मायो। कंसिडर द फॉलोइंग नेशनलिस्ट हु अमंग दीज वर रेफर्ड टू एज द मिलिटेंट नेशनलिस्ट, मतलब कि इनसे बोला जा रहा है एक्सट्रीमिस्ट, बताओ सर, तो एक्सट्रीमिस्ट इसमें से कौन कौन से हैं, अभी हमने पढ़ा डैड बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट वन। इंडियन फ्रीडम फाइटर नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें टाइटल दिया गया, डेट इज वल्लभ भाई पटेल। हु इज द इंडियन फ्रीडम फाइटर नोन एज लोकमान्य, ठीक है, लोकमान्य तिलक के बारे में आपने सुना होगा, डेट बाल गंगाधर तिलक। इंडियन फ्रीडम फाइटर नोन एज लोकनायक, ठीक है, लोकमान्य था पर इधर लोकनायक है, तो 73 का आंसर रहेगा सर जयप्रकाश नारायण। हु इज द इंडियन फ्रीडम फाइटर नोन एज सरदार,
ठीक है, सरदार का टाइटल किसे दिया गया, तो सी ऑप्शन रहेगा वल्लभ भाई पटेल। इंडियन नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इज नोन एज सरोजिनी नायडू, ठीक है। 75 का आंसर डी ऑप्शन। एम के गांधी ड्यूरिंग दांडी मार्च, उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो पूछा जा रहा है, तो 76 का आंसर रहेगा सर 250 माइल्स। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, तो हमने पढ़ा सर अभी 1931 में हुआ था, तो 1931 कब सर 5 मार्च, तो 5 मार्च को था, और 23 मार्च को उन्हें सेंटेंस टू डेथ का ऑर्डर दे दिया गया था। टू आर 3 ग्रेट लीडर्स, दैट इज राजगुरु जी, हमारे जो भगत सिंह जी थे, और सुखदेव जी, ठीक है। 78 वाई साइमन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश, तो साइमन कमीशन कब एस्टैब्लिश की गई, टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 1919। साइमन गो बैक। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्टीज, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा सही दिया गया है, तो आप देख सकते हो आंसर दैट द आईएनसी, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी एंड स्वराज पार्टी इज द राइट क्रोनोलॉजिकल। 80th द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड बाय द एनी बेसेंट एम्ड एट, ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया था, तो टू अटेन द सेल्फ रूल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है होम रूल, तो सेल्फ रूल पाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट, तो 81 का आंसर करेगा सर न्यू इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, उग्रवाद से किसका नाता नहीं है, तो अभी हमने पढ़ा दैट हमारा 82 का आंसर आ जाएगा एओ ह्यूम। फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी, तो पूना पैक्ट आप सभी को याद होगा कि गांधी जी ने फास्ट रखा था, तो उसके कारण पूना पैक्ट जब तोड़ा गया था बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अंबेडकर। 84 करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात हो रही है, तो ये जो आप देख सकते हो 84th का आंसर आपका रहेगा आपका, पहले साइमन कमीशन हुई, फिर नायडू रिपोर्ट हुई, फिर राउंड टेबल ही हुआ है, तो सही सीक्वेंस दिया है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट वन, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कंपेल द रविंद्रनाथ टैगोर टू रिनाउंस हिज नाइटिंगहुड, तो उन्हें नाइटिंगहुड का जो टाइटल मिला था, तो किस कारण उन्होंने उसे रिनाउंस कर दिया था, दैट टू एक्सप्रेस सॉलिडिटी विद द लीडर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर 85 का आंसर रहेगा सी ऑप्शन। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन दैट कंपेल द कांग्रेस लीडर नॉट टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वो क्या मेन रीजन था सर 86 का आंसर रहेगा सी ऑप्शन। The British government did not give any assurance to the effect that the discussion would proceed on the basis of granting Pune Swaraj. 87 consider the following with reference to the INC, तो INC के रिलेटेड आप इसे कंसिडर कीजिए और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इसका प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या रहेगा। 88 की बात करते हैं, फ्रीडम फाइटर अपोज द एनी बेसेंट आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल, ठीक है, तो कौन थे, दैट इज जीके गोखले जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज प्रोएब ऑफ द हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन की बात हो रही है, तो 89th का आंसर क्या रहेगा सर जलियांवाला बाग मैस्करे। 90th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, तो गांधी इरविन पैक्ट की बात हो रही है, तो गांधी इरविन पैक्ट जो था 1981 था, तो ये गलत हो जाता है। आफ्टर द commencement of Act 1858 what name was the British Government General of India, ठीक है, तो वो भी मैंने बताया डेट विसरॉय ऑफ स्टेट उसे नाम दे दिया गया था, तो 91 का आंसर क्या रहेगा सर सी ऑप्शन। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो 1857 का मेन कॉज क्या था सर, मेन कॉज 92 का आंसर आ जाएगा द रिबेल, फर्स्ट भी ठीक रहेगा, आपका जो सेकेंड है वो गलत है, ठीक है, आपका फिर थर्ड ठीक है और फोर्थ भी ठीक, ठीक है, तो इसका आंसर करेगा ए ऑप्शन। इधर क्योंकि एनीवेयर लिखा है, एनीवेयर नहीं, कुछ जगह पे उन्हें साथ मिला था। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 93 का आंसर सर रहेगा वी.डी. सावरकर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विद द फर्स्ट मीटिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड, तो 94th का आंसर सर रहेगा बॉम्बे। When was the second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल, तो सेकेंड राउंड टेबल क्यों फेल हुई थी, तो इसका आंसर सर क्या रहेगा द प्रायोरिटी टू बी गिवन टू कम्युनल क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946, तो 96 का आंसर सर रहेगा जवाहरलाल नेहरू।
हु इनिशिएटेड द खेदा सत्याग्रह, तो 97 का आंसर रहेगा खेदा सत्याग्रह, अभी हमने पढ़ा। 3 आपकी चंपारण और आपकी खेड़ा, और लास्ट वाली जो लखनऊ, ठीक है, सॉरी अहमदाबाद मिल वर्कर। तो इसमें क्या आएगा 97 का ए ऑप्शन इज द राइट वन। 98 मैच द फॉलोइंग की बात हो रही है, तो 98 में मैच कर लेते हैं। इधर आपका पहले का मैच किया हुआ, तो आप मैच कर सकते हो, देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आप देख सकते हो कि जैसे स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें, तो जो स्वराज पार्टी है उसको मैच किया गया है सिया दास के साथ, ठीक है। आप देख सकते हो जो आपका गदर पार्टी है, गदर पार्टी को आपको मैच किया गया है लाला हरदयाल जी के साथ। आईएनसी की बात करें तो वो आपका एओ ह्यूम आ जाएगा, और ऑल इंडिया होम रूल आपका लीग एनी बेसेंट आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको बेसिक इसमें 2 भी पता हो तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर हमें एओ ह्यूम का भी पता था तो वो भी सही था, यानी बेसेंट का भी पता था, तो हम आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं, राइट इज ए ऑप्शन। 99 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कौन सी बुक रचित है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए दैट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी दोनों इनके द्वारा रचित है। आज का लास्ट क्वेश्चन, नो वकील नो अपील नो दलील किससे एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर है सर द रॉलेट एक्ट के रिलेटेड ये एसोसिएटेड है। तो गाइस यही थे 100 क्वेश्चन जो मैंने जल्दबाजी में आपको इधर करवा दिए, आपको बता दिए इसके क्या आंसर है। देखो ये लास्ट मूवमेंट है, ये मैंने आपके साथ वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्ली हमने इसकी स्टोरी आपको बताई हुई है। होप सो आपका एक प्रॉपर्ली ये रिवीजन होगी, आपको याद आ गया होगा कि हाँ सर क्या था आपका ये जो हमारा जो माय फ्रीडम स्ट्रगल था सर, इसमें क्या चीज़ थी, किस सीक्वेंस में चली थी, वो मैंने आपको इधर सिखा दी, आपको प्रॉपर्ली 100 MCQ आपको एक बार रिवाइज करवा दिए। तो मेन चीज़ यही थी। अब आप नेक्स्ट टॉपिक भाई लिख के बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक आप किसके ऊपर रिवीजन करना चाहते हो, ताकि एक भाई उसके ऊपर भी रिवीजन हो जाए और आपको मैक्सिमम उसके ऊपर मैं आपको MCQ करा सकूं। तो गाइस आज का अपने लेक्चर इतना ही रखते, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कल आपके साथ जो अकाउंटेंसी है उसके और इंपॉर्टेंट MCQ और एक इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करूं। तो गाइस आज का अपने लेक्चर इतने रखते, तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलिएगा।